हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नौटंकी करने वाली बहू को सास ने ऐसा सबक सिखाया। माँ कुछ करो माँ, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। मैं अब नहीं रह सकती ऐसे। सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, अगल बगल के सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम ससुराल कब जाओगी। माँ मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। 1 महीने से ऊपर हो गया। हाँ बेटा, क्या करूँ मैं? मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ। 1 महीने से किसी का फोन भी तो नहीं आया, ना तेरी सास का ना ससुर का। ऊपर से फोन करने पर कोई फोन उठाता भी नहीं है। यहाँ तक कि तेरे पति ने भी एक बार भी फोन नहीं किया। अरे तू तो उसकी पत्नी है, कम से कम उसे तो फोन करना चाहिए था। मैं क्या करूँ माँ? पापा से बात करूँ? पापा को बोलो पापा उन लोगों से बात करे। कितनी बार तो कोशिश की, देखा नहीं। तेरे सामने ही कैसे गुस्सा होते हैं मेरे ऊपर। और तेरे पापा ही क्या, उनके साथ साथ तो तेरा भाई भी चिढ़ता है जब भी तेरी बात छेड़ू उनके सामने। दोनों बाप बेटे मुझे खाने के लिए तैयार रहते हैं। दुखी होते हुए बोल पड़ी बिमला जी। बिमला जी की बात सुन बबीता रोने लगती है। माँ एक बार और पापा से बातें करो, उनको बोलो कुछ करे। मुझे ससुराल जाना है माँ। अगर ऐसे ही रह गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, शाम को आने दे तेरे पापा बाई को। आज थोड़ा टाइट होकर दोनों से ही बात करते हैं। कहते हुए बड़ी चिंता में पड़ गई थी बिमला जी। बेटी को ससुराल भेजे तो कैसे भेजे? शाम को जैसे ही बिमला जी के पति उपेंद्र जी और बेटा राघव आते हैं, चाय पानी के बाद बिमला जी बड़ी हिम्मत करके उपेंद्र जी से बोली, सुनिए जी, देखिए नाराज मत होइएगा, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक बार उसके ससुराल वालों से बात करने की कोशिश तो करिए। बिमला जी की बात सुन उपेंद्र जी राघव दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। उपेंद्र जी कहते हैं, बिमला तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है। गलती की है तुम माँ बेटी ने तो माफी भी तुम दोनों ही जाकर मांगो। मुझे अब और अपनी नाक नहीं कटवानी है और अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जो मैं जाकर वहां पर गिड़गिड़ाऊं और आइंदा से अपनी और अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेकर हमारे पास मत आना। गुस्से में बोल पड़े उपेंद्र जी। पति की बात सुन आंखों में आंसू लिए बिमला जी बेटे की ओर देखती हैं। राघव भी बोल पड़ता है, माँ मुझसे तो बिल्कुल ही उम्मीद मत रखना। आपकी बेटी है, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया है, तो अब आप जाकर सब कुछ संभालो। मुझसे नहीं होगा। मैं अपना परिवार बिजनेस देखूं, यही बड़ी बात है। बेटे ने भी दो टूक जवाब दे दिया। अब बिमला जी सच में रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, तो क्या चाहते हो तुम लोग? पूरी जिंदगी उसे सुहागन होते हुए विधवा बनाकर बिठाऊं? यह सब तुम्हें इतना नाटक करने से पहले सोचना चाहिए था बिमला। अब यहाँ पर अपना नाटक ना फैलाओ, चुपचाप चली जाओ और आइंदा से अपनी और अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेकर यहाँ मत आना। बिमला जी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। ना बेटा सुनने को तैयार, ना पति सुनने को तैयार। बाप और बाई की बात बाहर दरवाजे पर खड़ी बबीता ने भी सुनी थी। वह भी भाग कर अपने कमरे में गई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ही माँ बेटी के आंसुओं को समझने वाला कोई नहीं था। हार कर बिमला जी ने अपनी बहू रिया से कहा, रिया बाप बेटे ने तो जवाब दे दिया, कम से कम तुम तो दामाद जी को फोन लगाकर एक बार समझाने की कोशिश करो। माँ जी प्लीज, जो चीज मुझसे नहीं हो सकती वो चीज आप जबरदस्ती मत करवाइए। भाभी एक बार मेरे लिए। रोते हुए हाथ जोड़ लिया था बबीता ने। बबीता फिर कुछ कहती, इससे पहले ही पीछे से राघव ने आकर कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी इन सब पचड़े में नहीं पड़ेगी। रिया तुम इन दोनों माँ बेटी से दूर रहना, इनका कोई भी भरोसा नहीं है।
कल को ये तुम्हें भी बेइज्जत कर सकती हैं। बेहतर होगा कि पापा मेरी तरह तुम भी इनसे दूरी बनाकर ही रखो। अरे कैसा बेटा है रे तू, नालायक! खुद तो कुछ मदद कर नहीं रहा है, ऊपर से पत्नी को भी बोल रहा है कि माँ बहन की मदद ना करे। तेरे जैसा बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे, और तुम्हारे जैसी माँ भी भगवान दुश्मन को भी ना दे। तुमने तो अपनी बेटी का घर फूंक दिया। असल में उपेंद्र जी अपनी बेटी बबीता की शादी विपिन से किए थे। विपिन एक सीधा साधा शरीफ सभ्य लड़का था और विपिन के परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे, सामाजिक थे। चार समाज में उठना बैठना था उनका। उपेंद्र जी अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता पाकर बहुत ही खुश थे। परिवार बड़ा था लेकिन एकता थी। विपिन के बड़े भाई अजय बाहर रहकर नौकरी करते थे, जिसके चलते उनका परिवार भी उनके साथ था और विपिन की नौकरी यहीं लग गई थी, तो घर के साथ साथ वह नौकरी भी कर लेते थे। साथ ही साथ विपिन के पापा भी अच्छी नौकरी करते थे। सब मिला जुला कर बहुत ही संपन्न परिवार था। बबीता और विपिन की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। बबीता ससुराल जाने के बाद हर एक बात अपनी माँ को फोन पर घंटों बिताती रहती थी, यहाँ तक कि अपनी जेठानी के बारे में भी बोलती रहती। बबीता को लगता कि सास उससे ज़्यादा उसकी जेठानी को मानती है, क्योंकि वह बाहर रहती है, कभी कभी आती है। और यही बात बबीता से ज़्यादा बिमला जी को बुरी लगती थी। बिमला जी को लगता है कि उनकी बेटी घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करती है, पूरा काम करती है, पूरा घर संभालती है। मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है इन लोगों ने, और जेठानी पति के साथ बाहर रहकर ऐश करती है। बस यही जहर उन्होंने बबीता के मन में भी घोल दिया था, जिसके चलते बबीता के मन में भी अपनी जेठानी को लेकर नफरत पैदा हो गई थी। वह अपनी सास से भी कहीं ना कहीं चिढ़ने लगी थी कि यह जेठानी को ज़्यादा मानती हैं। तभी तो उनके आने पर तरह तरह की फरमाइश शुरू हो जाती है। बस वहीं पर बिमला जी ने अपना दिमाग लगाया और बबीता से कहा, सुन बबीता, मेरी बात ध्यान से, अब जब भी तेरी जेठानी आएगी ना, तो तुम घर का पूरा काम अकेले मत किया कर, कुछ काम उसके लिए भी छोड़ कर रखा कर। आखिर वह भी इस घर की बहू है, उसका भी फर्ज बनता है। यह क्या कि 4 दिन के लिए महारानी आएगी तो बैठकर खाएगी और मेरी बेटी नौकरों की तरह सबकी फरमाइश पूरी करेगी। आज के बाद जब भी तुम्हारी जेठानी आए, तुम कोई ना कोई बहाना करके सो जाया करो। कम से कम जितने दिन रहे इतने दिन तो तुम आराम कर लिया करो, बाकी तो तुम्हें ही खटना पड़ता है। माँ की बात सुन डेढ़ बुद्धि बबीता ने भी वही काम किया। जैसे ही उसकी जेठानी आई, उसने सुबह का खाना बना दिया, दिन भर पूरे घर का काम करी और शाम होते ही पेट पकड़ के चिल्लाने लगी। पूरा परिवार परेशान हो गया था। अचानक बबीता को हो क्या गया। विपिन ने बबीता को दवाई दिया और आराम करने के लिए बोल उसके कमरे में छोड़ आया। अब बबीता के मज़े थे। अगले दिन भी जब बबीता को आराम नहीं हुआ तो उसकी सास ने विपिन के साथ डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने टेस्ट भी किए, सब कुछ नॉर्मल निकला था। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई देकर कह दिया था अगर आराम ना हो तो कुछ और टेस्ट करने के लिए। बस बबीता को अब क्या चाहिए था। 1 हफ्ते उसके आराम से निकल गए सोए सोए, और जैसे ही उसकी जेठानी वापस गई, बबीता एकदम ठीक हो गई थी। वह फिर से पहले की तरह घर का काम करने लगी थी, और यही काम बबीता हर बार करने लगी। जब भी उसकी जेठानी आने वाली होती, वह या तो पहले से बीमार पड़ जाती या 1 दिन बाद बीमार पड़ जाती। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सीने का दर्द, कोई ना कोई बहाना उसके पास पहले से मौजूद रहता था। जब 3-4 बार विपिन की माँ ने बबीता की देखी तो उन्हें बबीता के ऊपर कुछ शक हुआ है। उन्होंने बबीता से कुछ ना कहकर सीधे बिमला जी को फोन लगा दिया और कहा, बहन जी,
ये बबीता को कैसी बीमारी हो गई है? मुझे इसकी बीमारी का कुछ समझ में नहीं आता। कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, कुछ बात नहीं है। बात क्या होगी? अगर कोई बात नहीं है तो आप एक बात बताओ कि जब मेरी बड़ी बहू आती है तभी बबीता बीमार पड़ जाती है, ऐसा क्यों? इससे पहले तो उसको एक सिर दर्द भी नहीं होता है और अचानक से ही वह चीखने चिल्लाने लगती है। अरे बहन जी, आप भी ना कहाँ कहाँ सोच रही हैं। शरीर है, कब बीमार पड़ जाए क्या भरोसा है। और वैसे भी काम करते करते वह इतना थक जाती है, कमजोर भी तो हो गई है और कमजोर शरीर में बीमारी ऐसे ही जल्दी पड़ती है। अब आप उल्टा मत सोचिए। बिमला जी की गोल गोल बातें सुन बबीता की सास सब कुछ समझ गई, इसीलिए वो बिमला जी से बिना कुछ बोले कुछ सोचते हुए फोन रख देती है और बड़ी बहू को फोन कर अगले दिन ही उसे 2 दिन के लिए आने को बोल देती है। अगले दिन अचानक जेठानी को सामने देख बबीता हैरान हो जाती है। अरे दीदी, आप अचानक, आपने तो बताया भी नहीं। बबीता की सास बबीता को ही देखे जा रही थी। उसकी मीठी मीठी बातों को उनकी नज़र अब बबीता पर ही थी। बबीता ने फिलहाल अपनी जेठानी को चाय पानी दिया, दोपहर का खाना बनाई। खा पी कर सब लोग लेटने गए। चाय के टाइम पर अचानक से बबीता फिर से बीमार पड़ जाती है। इस बार उसे चक्कर बहुत ही आने लगे थे। वह खड़े ही नहीं हो पा रही थी, बार बार गिर जाती थी। बबीता की सास लगातार बबीता की हर हरकत पर नजर बनाए हुई थी। जैसे ही बबीता बीमार हुई, उसकी सास ने बबीता जो कपड़े पहनी थी उसी कपड़े के साथ गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के बहाने विपिन के मायके भेज दिया। गाड़ी डॉक्टर के यहाँ ना जाकर मायके के रास्ते पर देख बबीता हैरानी से विपिन से पूछती है, विपिन, ये रास्ता तो मेरे घर को जाता है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमें तो डॉक्टर के यहाँ जाना था ना। नहीं, माँ ने जो कहा है मैंने कर दिया, बाकी तुम्हें जो भी जानना है माँ को फोन करके पूछ सकती हो। कहते हुए विपिन उसे मायके छोड़ चला आता है। बबीता खड़ी खड़ी देखी ही रह जाती है और इधर अचानक से बबीता को रात में घर आया हुआ देख बिमला जी, उपेंद्र जी, राघव सब हैरान थे। बिमला जी दौड़ के बेटी के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, ऐसे अचानक से? और दामाद जी रुके भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, चले गए क्यों? पता नहीं माँ, उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि माँ से फोन पर बातें कर लो। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बबीता की बोलती ही नहीं निकल रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह विपिन उसे मायके छोड़ चले जाएंगे। बिमला जी भागती हुई अपना फोन लेकर आती हैं और विपिन की माँ को फोन लगाकर कहती हैं, बहन जी क्या बात हो गई? इस तरह रात को अचानक से बबीता को घर पर छोड़कर दामाद जी चले गए, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं समदन जी, कुछ भी नहीं हुआ है। असल में आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही बीमार होने लगी है और आपने भी तो कहा था ना कि उसे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कमजोर हो गई है, कमजोरी आ गई है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन मायके ही भेज देती हूँ। जब इसकी कमजोरी अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी फिर मैं इसे वापस लाऊंगी। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने सही सलामत आपकी बेटी को आपके पास पहुंचा दिया है। अब आप इसे आराम से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल चाहें रख सकते हैं, जब तक इसकी कमजोरी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक इसे आप अपने पास रखिए। जब यह आपकी बेटी से मेरे घर की बहू बन जाएगी फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इसे वापस बुला लूंगी। कहते हुए विपिन की माँ ने फोन काट दिया। फोन स्पीकर पर था तो विपिन की माँ की सारी बातें उपेंद्र जी और राघव ने भी सुन ली थी और दोनों ने ही अच्छे से बिमला जी की खबर ली थी। उपेंद्र जी ने तो बिमला जी को खूब खरी खोटी सुनाई। राघव ने भी साफ साफ कह दिया था कि अब मेरे पास अपनी बेटी की और खुद की कोई भी प्रॉब्लम लेकर मत आना। जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं तुम दोनों ने, बेहतर होगा कि तुम दोनों ही मेरे और पापा के सामने मत आना।
कहते हुए राघव भी गुस्से से चला गया। बाई और बाप की बातें सुन बबीता रोने लगी। आंखों में आंसू तो बिमला जी के भी आ गए थे। उन्होंने बबीता को चुप कराते हुए कहा, नहीं बेटा, मत रो, यह सब अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल दिए हैं। और रही बात तेरी सास की, तो वह क्या कह रही है? अरे मैं तुझे खुद ही 1 महीने भेजूंगी नहीं। अभी देखना, 4 दिन जब खाना बनाना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, तो खुद ही नाक रगड़ती हुई तुझे लेकर जाएंगी। और फिर मैं तुझे 1 महीने तक भेजूंगी ही नहीं। इनका घमंड तो मैं उतार के रहूंगी। कहते हुए वह बबीता को अपने कमरे में लेकर जाती हैं। और आज धीरे धीरे 1 महीने से ऊपर हो गया था। बबीता के ससुराल से ना किसी का फोन आता और ना ही फोन करने पर कोई फोन उठाता था। यहाँ तक कि विपिन भी बबीता को फोन नहीं करता था। 10 दिनों तक तो माँ बेटी को बड़ी आस थी कि जब न तब फोन आएगा, बुलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब 1 महीना हो गया, ना फोन आया ना बुलावा आया, तो बबीता के साथ साथ बिमला जी की भी परेशान रहने लगी थी। और अब वैसे भी बबीता को अगल बगल की चाची ताई भी बात बात पर पूछ लेती थी, बेटी इस बार तो बड़ा लंबा प्लान बनाया है। बेचारी बबीता को कुछ बोलते ही नहीं बनता था। उसे अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी, जिसके चक्कर में वह रो रो कर अपनी माँ से कहती, माँ मुझे ससुराल भिजवा दो माँ, मुझे अब यहाँ पर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। बार बार लोग मुझे टोकते हैं, मुझसे पूछते हैं, अभी कब तक रहोगी? 1 महीने से ऊपर हो गया, कुछ करो माँ, बात करो, पापा को बोलो कि बात करें। और बिमला जी जब उपेंद्र जी को बात करने के लिए बोलती, तो उपेंद्र जी ने भी साफ साफ मना कर दिया था कि वह किसी भी कीमत पर उन लोगों से बात करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती तो तुम माँ बेटी की है, इसलिए तुम लोग ही सुधारो। अब जब पति भी नहीं सुन रहा, बेटा भी नहीं सुन रहा, यहाँ तक कि बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया, तो बेटी का घर ना उजड़ जाए, बेटी पूरी जिंदगी मायके में ही ना रह जाए, लोगों की बदनामियां ना सहना पड़े। आखिरकार मजबूरन होकर बिमला जी ने विपिन की माँ को फोन किया और कहा, बहन जी आप तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई हैं। नहीं नहीं बहन जी, बिल्कुल भी नहीं। यह किसने कह दिया आपसे मैं नाराज हूँ? अगर आप नाराज न रहती तो एक बार भी बबीता का हालचाल भी नहीं पूछी। आज तक पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया, ना किसी का फोन आया, ना किसी ने हाल चाल पूछा। अरे बहन जी, अब इसमें हाल चाल पूछने वाली कौन सी बात है? आपकी बेटी आपके पास है, मायके में है, तो सीधी सी बात होगी ना, खुश होगी। और मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि अब वह बीमार भी नहीं होती होगी। इस बार बिमला जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। उन्होंने कहा, बहन जी मानती हूँ, बच्ची है, थोड़ी बहुत गलतियाँ कर दी होंगी, एक बार आप माफ कर दीजिए। अगली बार से वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप उसे एक मौका तो दीजिए। क्या फायदा बहन जी मौका देकर? यहाँ पर आकर वह फिर से बीमार रहने लगेगी, फिर से कमजोर पड़ जाएगी, फिर से कमजोरी आ जाएगी। नहीं नहीं बहन जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार माफ कर दीजिए मेरी बेटी को। मैंने उसे समझा दिया है, अब वह ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी। नादान थी, उसे परिवार की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब वह सब कुछ समझ गई है। अच्छा, अब वह सब कुछ समझ गई है और अब उसकी कमजोरी भी दूर हो गई है, तो ठीक है। अगर आप कहती हैं तो मैं एक बार और चांस देती हूँ, लेकिन इस बार अगर उसने गलती से भी दोबारा नाटक फैलाने की कोशिश करी और दोबारा से उसकी कमजोरी आई, तो मुझे भी इलाज करने में देरी नहीं लगेगी। नहीं बहन जी, आप नाराज मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आप बोल दीजिए अपनी बेटी को कल सुबह तैयार रहे, मैं भेजती हूँ किसी को। कहते हुए विपिन की माँ ने फोन काट दिया। अब बिमला जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। आखिरकार उन्होंने बात संभाल ली थी। खुशी के आंसू तो बबीता की आंखों में भी थे। अब दोनों ही माँ बेटी जल्दी जल्दी कल की तैयारी में लग गई। अगले दिन जैसे ही गाड़ी आती है, बबीता तैयार होकर निकलने लगी
तो उपेंद्र जी ने कहा, बबीता याद रखना, इस बार कोई भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए और कोशिश करना वहां जाने के बाद कि तुम उस परिवार पर ध्यान देना, ना कि हर एक खबर अपनी माँ को फोन करके देते रहना। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम मायके थी तो बेइज्जती बस तुम्हारी हुई है? जितनी बेइज्जती तुम्हारी हुई है ना, उससे ज्यादा बेइज्जती विपिन के घर वालों की हुई है। उनसे भी लोग यही सवाल करते थे कि अचानक से बहू मायके क्यों चली गई। तो जो बेइज्जती तुम्हें महसूस हुई थी ना, वह उन लोगों ने भी की है। तो कोशिश करना कि आइंदा से तुम्हारी वजह से वह लोग बेइज्जत ना हो। बेटा, दोनों घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, वरना मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर वहां से आओगी तो मेरी बेटी बनकर आओगी, छोड़ी हुई बहू बनकर नहीं। बबीता तो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उपेंद्र जी ने बबीता के जाने के बाद बिमला जी की भी अच्छी खबर ली। उनका फोन अपने पास रख लिया ताकि यह हर घंटे बेटी को फोन करके वहां का हाल चाल जान ना सके। दोस्तों, यह तो सच है कि आधा से ज्यादा परिवार में क्लेश दिन भर फोन पर चिपके रहने की वजह से और ससुराल की हर खबर मायके देने की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।